वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनलिज्म की। ये फंक्शनलिज्म पर हमारा ये थर्ड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। फंक्शनलिज्म में हमने बात की थी जेम्स के बारे में, विलियम जेम्स के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी थ्योरी हमने, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हमने देखा था। साथ ही साथ में हमने जीएस हॉल एंड हमने मैकिन कैटल के बारे में भी पढ़ा था। आज हम इसमें बात करेंगे जॉन डेवी और जेम्स एंजल के बारे में। हमें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जॉन डेवी के बारे में हम देख लेते हैं। जॉन डेवी, जिनका कि टाइम पीरियड है 1859 टू 1952। इनका जन्म 1859 में हुआ था वर्मोंट में, जो कि ये बर्लिंगटन के पास में है। ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी शिक्षा हम देख लेते हैं। इन्होंने 1884 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में पीएचडी की थी और इनकी नियुक्ति 1894 में शिकागो यूनिवर्सिटी में हुई थी। यहीं पे इन्होंने प्रकारवाद फंक्शनलिज्म की स्थापना की थी। आगे मैंने ये पॉइंट इंक्लूड भी करा हुआ है कि यहीं पे 1894 में ही जेम्स आर एंजल भी शिकागो विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए और यहीं पे शिकागो यूनिवर्सिटी में डीवी एंजल के सहयोग से प्रकारवाद की स्थापना 1894 में की गई। इन्होंने एक बुक भी लिखी जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई। इनकी बुक का नाम है साइकोलॉजी, जो कि इन्होंने 1886 में लिखा था। साथ ही साथ इन्होंने एक रिसर्च पेपर भी, अपना एक शोध पत्र भी इन्होंने प्रकाशित किया था, जिसका नाम था द रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी। ये इन्होंने 1896 में प्रकाशित किया था। हम इनके कुछ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने क्या काम किया, उसको हम यहाँ पे पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। जैसे इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की थी तथा साथ ही साथ शिक्षा में उपयोगितावाद के महत्व का वर्णन किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकारवाद का जो बेस है वो उपयोगितावाद ही है। इन्होंने इस पे ही काम किया, इसको ही आगे बढ़ाया और शिक्षा में उपयोगितावाद के महत्व का वर्णन किया। अर्थात अगर हम किसी बच्चे को या हम कोई भी शिक्षा हम प्रोवाइड कराते हैं, बच्चा उस शिक्षा को, उस चीज़ को सीख करके उसको कितना यूटिलाइज़ करता है, अपने आप को कितना डेवलप करता है, कितना उपयोग में लाता है, इस चीज़ के बारे में इन्होंने फोकस किया था। आगे हम देख लेते हैं। आगे इन्होंने बतलाया हुआ है कि इन्होंने इस बात पर बल डाला कि शिक्षा ही जिंदगी है तथा सीखना ही मूल व्यवहार है तथा प्रशिक्षण को छात्र उन्मुखी स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि विषय उन्मुख सब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन्होंने एजुकेशन पर इन्होंने बहुत कार्य किया। इन्होंने इसको लर्निंग पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया और आगे चल कर के अगर हम व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद का बेस हम कह सकते हैं कि वो यहीं से निकल कर आया। इन्होंने शिक्षा को ही लाइफ माना है और इन्होंने माना कि व्यक्ति जो है उसका जो मूल व्यवहार होता है वो लर्निंग होती है। लर्निंग किसी भी तरह की लर्निंग हो सकती है, जैसे हमें किसी सिचुएशन में हमें किस तरह से बिहेव करना है, हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। हम कई बार दूसरों को देखकर सीखते हैं, उस चीज़ की कितनी उपयोगिता है, हम उस चीज़ को कितना यूटिलाइज़ कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो इस पर ही उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया। साथ ही साथ में उन्होंने ट्रेनिंग को स्टूडेंट ओरिएंटेड बतलाया। अर्थात जैसा कि हमने पहले भी मैकिन कैटल की थ्योरी में हमने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की थी, ये पॉइंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, उसी तरह से हर स्टूडेंट एक दूसरे से अलग है। उसका इंटरेस्ट, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज़, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एलिजिबिलिटी एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। कुछ बच्चे को किसी और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, तो कुछ बच्चे को रीडिंग में, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन उनको स्पोर्ट्स में उनको रुचि ना हो। इसलिए इन्होंने इस बात पे फोकस किया कि जो भी हम बच्चे को, जो भी हम ट्रेनिंग देंगे वो स्टूडेंट को ध्यान में रख के देंगे कि स्टूडेंट किस तरह का है, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कोई भी प्रशिक्षण देंगे। ना कि ऐसा नहीं है कि जैसे पहले के टाइम में चलता था कि अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो बच्चे का इंटरेस्ट हो या ना हो, सभी बच्चों को वो चीज़ें पढ़नी ही होती थी। लेकिन अब के टाइम में इसका काफ़ी पालन भी किया जाता है इस पॉइंट का। हम देखते हैं कि आज के टाइम में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग में सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है।
या फिर इसी के लिए आजकल तो करियर काउंसलर्स भी रखे जा रहे हैं स्कूलों में, ताकि वो बच्चे की कैपेबिलिटी को देखकर उनको सही गाइडेंस दे सकें। सो इसलिए इन्होंने इस बात पे फोकस किया। डीवी का ये पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इन्होंने समग्रता पर बल दिया, अर्थात इन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का अध्ययन तत्व या अंशों में बांटकर नहीं बल्कि समग्र रूप से करना चाहिए। अर्थात जैसा कि हमने गेस्टाल्टवाद में जैसा कि हम पढ़ते हैं कि गेस्टाल्टवाद में भी यही चीज़ें बतलाई गई हैं कि वे संपूर्णता का अध्ययन करते हैं और वो संपूर्णता को उसके अंशों के योग से अलग बताते हैं। सो गेस्टाल्टवाद का जो ये कॉन्सेप्ट है वो यहीं से उभर करके आया। यहाँ पे मैंने ये लिखा भी हुआ है, इंक्लूड भी किया हुआ है कि प्रकार्यवाद के लगभग 20 साल के बाद गेस्टाल्टवाद आया। उस समय पर गेस्टाल्टवाद का कहीं भी नामो निशान नहीं था, लेकिन गेस्टाल्टवादी जो थे उन पर इन विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उनका जो गेस्टाल्टवाद की थ्योरी का जो बेस है वो यहीं से निकल कर के आया। तो इसी तरह से प्रकार्यवाद में पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि हम किसी भी अगर मनोवैज्ञानिक क्रिया का अध्ययन करते हैं तो अलग अलग पार्ट में बांट करके या फिर किसी एक तत्व को इम्पोर्टेंस दे करके हमें नहीं करना चाहिए। हमें उसके हर एक पहलू पे ध्यान रखना चाहिए और उसको एक कंप्लीट रिस्पॉन्ड के रूप में हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए। तभी हमें हम सही स्टडी, हम क्वालिटी स्टडी हम कर पाएंगे। आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने इस तथ्य पर बल डाला कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच जो अंतर होता है वह वास्तविकता पर आधारित नहीं होता, बल्कि संपूर्ण घटना में संवेदी तंत्रिका तंत्र, सेंसरी नर्व, पेशीय तंत्रिका तंत्र, मोटर नर्व तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्व द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों पर आधारित होता है। इसको मैं यहाँ क्लियर करा देती हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और सेंट्रल नर्व की, सो इसको हम आगे यूनिट 3 में ये चैप्टर आएगा, उसमें हम यहाँ इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इन्होंने बतलाया कि जब भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे सामने कोई भी उद्दीपक आता है उसको देखकर हम जब भी रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बीच में जो टाइम गैप होता है, जैसे अगर हमारे सामने अगर कोई कैट आ गई या फिर हमारे सामने कोई हाथी आ गया, तो कुछ लोग क्या होंगे, बहुत खुश हो जाएंगे देखकर कि वाह हाथी आ गया, उसके साथ खेलेंगे। कुछ लोग डर के भाग जाएंगे। तो ये जो रिस्पॉन्ड करने का टाइम होता है, जैसा कि हमने विलियम जेम्स की थ्योरी में भी हमने पढ़ा था कि पहले विलियम जेम्स ने बतलाया था कि पहले शारीरिक क्रिया होती है, अर्थात हम डरते हैं, भागते हैं इसलिए डरते हैं। ये विलियम जेम्स के अनुसार ये बतलाया गया था। लेकिन यहाँ पे जॉन डीवी ने इस तथ्य को थोड़ा सा इन्होंने अलग बतलाया। इनके अनुसार ये सभी चीज़ें एक साथ होती हैं। जो गैप होता है वह हमने स्टिमुलस को देखा और हमने जो रिस्पॉन्ड किया, ये सभी चीज़ें इतनी जल्दबाजी में होती हैं कि उसको अंतर नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें एक साथ ही होती हैं, एक साथ ही हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन जाती है, हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, हमारे अंदर संवेदना भी आती है, हमारे सामने संवेग भी हमारा उत्पन्न होता है। ये सभी क्रियाएं एक साथ होती हैं। आगे की पॉइंट में मैंने इसको लिखा भी हुआ है कि इन्होंने स्पष्ट किया कि संवेदन का अनुभव गति या पेशीय क्रियाओं से पहले नहीं होता, क्योंकि दोनों को पूर्णतः अलग करना संभव नहीं है। जैसा कि इन्होंने पहले ही बतला दिया कि ये सभी क्रियाएं इन चीज़ों पर आधारित होती हैं, संवेदी तंत्रिका, पेशीय तंत्रिका तथा केंद्रीय तंत्रिका, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड सेंट्रल नर्व। सो ये चीज़ें इतनी जल्दी में होती हैं कि इनको एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि ये सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि अपने अंतिम वर्षों में जॉन डीवी एक सामाजिक दर्शन शास्त्री के रूप में रहे और इनका संबंध मानव कल्याण से अधिक रहा। साथ ही साथ में अपने उपयोगितावाद में कहते हैं कि ज्ञान का उपयोग व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। इन्होंने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि हम लाइफ टाइम, इन्होंने जैसा कि मैंने पिछली पॉइंट में भी हमने देखा कि इन्होंने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, इन्होंने लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। इनके अकॉर्डिंग हम लाइफ टाइम हम सीखते हैं, बिना ज्ञान के, बिना लर्निंग के हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। सो इस चीज़ को इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट माना है। साथ ही साथ में इन्होंने बतलाया कि समायोजन प्रक्रिया में ज्ञान सक्रिय भूमिका निभाता है। जब हम किसी भी
परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन के साथ में हम एडजस्ट करते हैं, हमें किस तरह का रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जबकि हम वैसा रिस्पॉन्ड करते हैं जो कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को हम एडजस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसके लिए एडजस्टमेंट में ज्ञान ही सक्रिय भूमिका निभाता है। मीन्स हमें चीज़ों का ज्ञान होता है कि अगर हम ऐसा रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या हो सकता है, अगर हम ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। इसलिए एडजस्टमेंट में इन्होंने ज्ञान को, नॉलेज को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बतलाया है। सो हमने इनकी साइकोलॉजी के कुछ मेन पॉइंट थे जो कि हमने देखे। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस से आगे व्यवहारवाद पर और गेस्टाल्टवाद पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और आगे इनकी मृत्यु 1952 में हो गई। सो हमने यहाँ पे जॉन डीवी की साइकोलॉजी हमने देखी। आगे हम देख लेते हैं जेम्स रॉलैंड, एंजल की थ्योरी। प्रकार्यवाद को फॉर्मली शिकागो यूनिवर्सिटी में स्थापित करने में जेम्स एंजल, साथ ही साथ में जॉन डीवी, ये दो नेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मुझे यहाँ पे जितने भी प्रकार्यवाद में की स्थापना में मुझे जितने भी साइकोलॉजिस्ट मुझे इम्पोर्टेंट लगे, मैंने यहाँ पर उन सब की चर्चा की हुई है। आप चाहें तो आप और भी अपनी बुक से आप और भी डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि जितने यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के बारे में मैंने चर्चा की हुई है, आप उसको तो आप बिल्कुल मस्ट आप उसको रीड करें, उसको समझें और उसको कम्प्लीटली पढ़ें। कई बार क्योंकि ये सिर्फ यूनिट 1 है, इसलिए सिर्फ यूनिट 1 की ही बात नहीं है, आगे भी अलग अलग ऐसे टॉपिक्स होंगे जहाँ की हमें बार बार इन चीज़ों को पढ़ना होगा। सो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो आगे हम बात कर लेते हैं जेम्स रॉलैंड, एंजल के बारे में। इनका टाइम पीरियड है 1867 टू 1949। इनका जन्म 1867 में हुआ था और इनकी शिक्षा, इन्होंने एमए किया था। इन्होंने पीएचडी अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने पीएचडी नहीं कर पाए थे। इन्होंने एमए तक की ही पढ़ाई की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और इनको जेम्स और वुंड दोनों से ही इनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला था। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी साइकोलॉजी पे वुंड का भी थोड़ा प्रभाव रहा और विलियम जेम्स का भी प्रभाव रहा। इनकी नियुक्ति 1894 में शिकागो यूनिवर्सिटी में हुई थी और यहीं पे इन्होंने प्रकार्यवाद की स्थापना की थी। इन्होंने जॉन डीवी के साथ मिलकर शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रकार्यवाद की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, मैं ये नेम मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब हमारे सामने प्रकार्यवाद का नाम आता है तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद की स्थापना की थी, लेकिन विलियम जेम्स, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विलियम जेम्स इसके अग्रणी रहे हैं, अग्रदूत रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन फॉर्मली इसकी स्थापना जॉन डीवी और जेम्स रॉलैंड एंजल के द्वारा ही की गई थी। सो आगे हम देख लेते हैं इनकी बुक्स के बारे में। इन्होंने बुक लिखी थी 1904 में, साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्टर्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये बुक इन्होंने 1904 में लिखी थी। साथ ही साथ में इसी बुक से रिलेटेड इनकी स्पीच भी इन्होंने दी थी APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में 1906 में। इन्होंने अपनी साइकोलॉजी के बारे में, फंक्शनल साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने स्पीच भी दी थी, जिसको कि बाद में प्रकाशित भी किया गया था। सो हम देखते हैं कि इन्होंने 1906 में APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में स्पीच दिया था, जिसका कि नाम द प्रोविंस ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी था, और बाद में 1907 में इसको प्रकाशित भी किया गया था। 1907 में इनकी यही वाली स्पीच प्रकाशित भी हुई थी। इनकी मृत्यु 1949 में हुई थी। इनके भी विचार वही थे जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं फंक्शनलिज्म के बारे में। इन्होंने भी इसी तरह का अपना विचार इन्होंने दिया था। सो यहाँ हम देख लेते हैं फंक्शनलिज्म के भविष्य के बारे में, अर्थात फंक्शनलिज्म का आगे क्या फ्यूचर रहा। सो हम देखते हैं कि सीखने के क्षेत्र में प्रकार्यवाद का प्रभाव सबसे अधिक देखा गया। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कई सारे यहाँ पे भी प्रकार्यवाद में भी कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि आगे चल कर के विलियम जेम्स को कई साइकोलॉजिस्ट व्यवहारवादी भी कहते हैं, लेकिन वो प्रकार्यवादी ही थे, हमें याद रखना है। सो हम देखते हैं कि लर्निंग के क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जॉन डीवी ने भी लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, नॉलेज पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। सो आगे कुछ नेम्स हैं जैसे मैकक्यू, मिल्टन, इरियन, अंडरवुड, मैकिनी। इन्होंने सीखने के नियमों में
इसका उपयोग किया था। मीन्स फंक्शनलिज्म की स्टडी करके इन्होंने लर्निंग के नियम इन्होंने बतलाए। आगे हम देखते हैं कि प्रकार्यवाद का जो क्षेत्र है वो मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में भी उपयोग किया गया। मीन्स प्रकार्यवाद की थ्योरी, प्रकार्यवाद के सिद्धांतों को मेंटल हेल्थ और गाइडेंस में भी इसको यूटिलाइज किया गया, जैसा कि अभी हमने जॉन डीवी की थ्योरी में पढ़ा। मीन्स फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फंक्शनलिज्म को फंक्शनलिज्म बनाने में किसी एक मनोवैज्ञानिक का योगदान हम नहीं कह सकते। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का नाम है जिनकी की चर्चा हमने पहले भी करी हुई है। सो सबने कुछ अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, कुछ अलग अलग सिद्धांत दिए। सो हमें उनको ध्यान में रखना है। सो आगे इसी से इसका क्षेत्र और भी ब्रॉड हो गया और मेंटल हेल्थ और साथ ही साथ में गाइडेंस में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। जैसा कि मैंने अभी जॉन डीवी की थ्योरी में हमने अभी देखा कि उन्होंने, जॉन डीवी ने समाज कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया और इनका संबंध एक दर्शन शास्त्री के रूप में मानव कल्याण में रहा था। साथ ही साथ इन्होंने मीन्स ट्रेनिंग की भी बात की थी कि जो ट्रेनिंग है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण, खासकर बुद्धि परीक्षण में भी प्रकार्यवाद का प्रभाव देखा गया। जैसा कि हमने पहले ही हमने देखा कि यहाँ पे प्रयोग को भी इन्होंने, चाहे हम विलियम जेम्स की बात करें या फिर हम कैटल की बात करें, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड के साथ साथ में एक्सपेरिमेंटल मेथड को भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बतलाया। और आगे चल कर के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण ऐसे हुए जिन पे कि प्रकार्यवाद से, मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रकार्यवाद के थ्रू वो प्रभावित हुए, प्रेरित हुए और इस तरह के परीक्षण किए गए और बनाए गए। खास करके बुद्धि परीक्षण में प्रकार्यवाद का प्रभाव देखा गया। हम इस तरह के परीक्षणों को हम आगे देखेंगे। बुद्धि परीक्षण, पर्सनालिटी के भी परीक्षण हम देखेंगे। सो उसको हम जैसे जैसे टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उस टॉपिक में उसको हम देखते चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि प्रकार्यवाद से ही व्यवहारवाद को भी पूर्ववर्ती बल मिला। जैसे कि मैंने पहले ही इसकी चर्चा की थी कि व्यवहारवादियों पर भी प्रकार्यवाद का बहुत प्रभाव पड़ा और बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जो कि जेम्स मैकिन के, कैटल के स्टूडेंट्स रहे। वो आगे चल कर के एक बहुत बड़े व्यवहारवादी बने। जैसे अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें या फिर हम अगर वुडवर्थ की बात करें तो ये हम देखते हैं। साथ ही साथ में गेस्टाल्टवाद की अगर हम बात करें तो गेस्टाल्टवाद पर भी इसका प्रभाव देखा गया। जैसे इन्होंने प्रकार्यवाद में समग्रता की बात कही गई है। आगे चल कर के गेस्टाल्टवादियों की भी थ्योरी का जो मेन थीम था वो समग्रता ही रहा है। सो इस तरह हमने देखा कि प्रकार्यवाद किस तरह से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये धीरे धीरे विकसित होता चला गया और कैसे इसकी स्थापना हुई और इसका साथ में ही इसका क्या फ्यूचर रहा। सो आज ही हमारा प्रकार्यवाद का टॉपिक ये कंप्लीट होता है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो हम साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशंस चाहिए या फिर आपके कोई सजेशंस हो या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।